वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट गुरुकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा किया गया था, अगले वीडियो की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो विषयों का बंटवारा है वो 3 रूप में किया गया है: संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन विषयों पर कानून या नीति निर्माण का कार्य है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती है, और राज्य सूची के विषयों में राज्य सरकार करेगी। और समवर्ती सूची में विषयों में केंद्र व राज्य दोनों कर सकते हैं। केंद्र भी अपना कानून बना सकता है, राज्य भी अपना कानून बना सकता है, लेकिन बशर्ते यह है कि अगर उन दोनों कानूनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो मान्य माना जाएगा। तो इसी आधार पर शिक्षा हमारा है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय है तो इस पर अधिकार है वो केंद्र सरकार का ज्यादा रहता है कि भाई ज्यादा केंद्र अगर पॉलिसी बना रही है तो वो उस राज्य सूची के विषय राज्यों पर भी लागू हो जाएगी। तो ऐसा कई प्रयास किए गए। हम पहले थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कब कब एजुकेशन पॉलिसी बनी, फिर हम उसमें जो वर्तमान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्लास। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है और इस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का मान्य, अगर दोनों के बीच में विवादित स्थिति है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है, तो इस पॉलिसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा स्लाइड का अनुभव कम है, मैं ज्यादा उसमें पढ़ाने में बिलीव करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पर लिखो, क्योंकि शिक्षा एक उपनिषद है जो गुरु के समीप बैठकर ही प्राप्त की जा सकती है। लेकिन वर्तमान के इन डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग करते हुए हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, और अभी तो सरकार पूरी तरीके से इसी पे IT पे ही ज्यादा फोकस कर रही है। और आपको पता ही है AI तो सब कुछ खा गई है। जैसे मोदी जी ने कहा ना AI पैसा ही है, AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में बहुत रिवोल्यूशनरी कार्य कर रहा। अब तो आपको बहुत दिनों बाद में AI टीचर वगैरह देखने को मिलेंगे, AI रोबोट वगैरह। इसमें शुरुआत भी हो चुकी है केरल के अंदर, उन्होंने एक AI रोबोट बनाया है जो आपको टीचिंग करवाएगा। तो उस आधार पर हमें वर्तमान में जो नवाचार हुए हैं उन नवाचारों के साथ में चलना चाहिए। हमेशा नवाचार जो पेड़ हवाओं के दिशाओं के अनुसार नहीं झुकते वो अक्सर टूट जाया करते हैं। तो हमें भी अपने साथ में बदलाव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो स्लाइड का थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बाकी मैं चीजें बता दूंगा। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद में जवाहरलाल नेहरू 1964 में मृत्यु हो गई थी, जिनका रिकॉर्ड अभी हाल ही मोदी जी ने तोड़ा है। मृत्यु के बाद में कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यह कहा जाता है कि वो एक मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री बन गए थे। कहते हैं कि एक कोई न्यूज वाला था, उसको लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि कल के अखबार में ये न्यूज छाप देना कि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट लाल बहादुर शास्त्री को घोषित किया है। और फिर जब वोटिंग हुई तो ज्यादातर लोगों को न्यूज के माध्यम से पता चला था। उस समय इतना सोशल मीडिया वगैरह होता नहीं था, तो उनको पता चला कि सारों ने, जो कांग्रेस कमेटी है उसने लाल बहादुर शास्त्री को अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुन लिया है। तो सारे ने ही अपनी पार्टी के लाइन के खिलाफ वोट नहीं डालकर लाल बहादुर शास्त्री को वोट डाल दिए। तो इस वजह से के कामराज और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में कमिटमेंट चल रही थी। तब उन्होंने के कामराज को हराकर भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर उनका काम था, उनके ज्यादातर काम में ये था कि बाद में बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। उनके समय 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, और पहले 1962 में जवाहरलाल नेहरू के समय वैसे भी हम चीन के साथ में युद्ध में उलझ चुके थे। 65 में पाकिस्तान से अटैक हो गया। इस वजह से जो है स्टेबिलिटी नहीं दे पाई, और बीच में अकाल वगैरह पड़ गए थे। तो हमारे पास ये ध्यान नहीं था कि हम शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें। हमारा ये था कि अपने उस जीविका को कैसे चलाया जाए, जो इस जीविका की उपार्जन की ज्यादा ध्यान दे रहे थे सारे ही। और रिसोर्सेज है वो सारी जीविका की तरफ, जो आदमी को लाइवलीहुड दे सकते हैं, हम जितना जो रोजगार दे सकते हैं उस आधार पर ही चल रहा था। तो उन्होंने कोई काफी प्रयास किए नहीं, या कहीं उनकी ऐसी परिस्थितियां थी कि उन्होंने प्रयास करना भी नहीं, करना चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे थे। फिर प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी।
ठीक है, जिसको वो कहते हैं गूंगी गुड़िया के रूप में पहले शुरू में कहा जाता था कि ये तो एक गूंगी गुड़िया है, वो प्रधानमंत्री बनती है। उनकी प्रधानमंत्री काल में सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 1968 में, जो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। बाद में तो उन्होंने बता दिया कि कौन गूंगी गुड़िया है और कौन आयरन लेडी है, तो बाद में तो ये आयरन लेडी साबित हुई थी। लेकिन शुरू में जब उन्होंने के कामराज वगैरह को, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने इस बारे में बात की थी। लेकिन बाद में तो ये हो गया कि उसने बता दिया, से बड़े बड़े कांग्रेस लीडर को उन्होंने बता दिया कि कौन गूंगी गुड़िया है और कौन वो महिला है। तो उन्होंने इस इंदिरा गांधी के समय सबसे पहला प्रयास हुआ था 1968 में। ठीक है, फिर 1983 में भारत के दूरदर्शी कंप्यूटर जनक, जिसे कहते हैं आईटी के जनक कहा जाता है, भारत में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर नहीं पायलट थे राजीव गांधी, जिनके बारे में ये लोगों के अंदर ये धारणा थी कि उन्होंने लाल मिर्च और हरी मिर्च का भी पता नहीं है, लेकिन उस बंदे की दूरदर्शिता इतनी थी कि उन्होंने उस समय कंप्यूटर क्रांति के रूप में अपने भारत को स्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो उन्होंने 1983 में दूसरा प्रयास किया था राजीव गांधी के समय। उस समय भारत की विडंबना ये थी कि राजीव गांधी ने एक पर्चे बंटवाए थे दिल्ली भारत देश में, का कोई भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। तो उस समय पूरे भारत से कुल मिलाकर भी 10-12 लोग नहीं पहुंचे थे कि उनको सुझाव दे सके कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंज करना है। सोचो उस बंदे की कितनी दूरदर्शिता थी। फिर भी उसने प्रयास किए, उन्होंने प्रयास किए और 1986 में एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। फिर 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के समय, इसमें 1992 में पीवी नरसिम्हा राव, ये बहुत भारत के एक महान प्रधानमंत्री, जिनके समय एलपीजी लागू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने भी इस नीति में कुछ संशोधन के साथ इसी नीति को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और 1992 वाली नीति वर्तमान तक चल रही थी। फिर आए हमारे महान प्रधानमंत्री, जिनको वो थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की और इन्होंने नरेंद्र मोदी 2020 की एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी, जिससे नीति घोषणा की गई। लेकिन इसकी पहले थोड़ी पूर्व संरचना भी बढ़ना शुरू की। 2015 में इन्होंने इस रोड मैप के लिए, जनवरी 2015 में, जब पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था MHRD मंत्रालय था, पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं था, इसका नाम था MHRD। इसको बोलते मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ये भारत में शिक्षा नीति के संबंध में कार्य कर रहे थे। तो इस MHRD ने शुरू किया था कि हमारे पास एक नई शिक्षा नीति की घोषणा करनी चाहिए। तो इन्होंने TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, जो तत्कालीन कैबिनेट सचिव थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। ठीक है, फिर 2017 में इन्होंने अपना अध्यक्ष चयन कर दिया और कस्तूरी रंजन, जो फॉर्मर इसरो चीफ थे, इसरो के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था स्पेस के क्षेत्र में, तो उनको एक रिवॉर्ड के रूप में इन्होंने इस कमेटी का, या उनके जो अनुभव है उनको काम में लेने के लिए इस 2017 में इस कमेटी का अध्यक्ष बना गया। और हर एक बात और वर्तमान में हमारे लिए एक दुखद सूचना है, 2025 में इनकी मृत्यु हो गई थी और उस समय उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। फिर इनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी और फिर 29 जुलाई 2020 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। ठीक है, अब उस समय भारत तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, जो पहले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे थे, बाद में इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा MHRD बनाया गया था और इसी पॉलिसी में यहाँ पे इस मंत्रालय का नाम बदलकर MHRD से MOE कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। और ये
29 जुलाई 2020 को नई आधिकारिक घोषणा की गई और एमओयू स्थान पर मानव एमएचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और इसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे कैबिनेट में, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा यह घोषणा की गई थी। ठीक है, तो अब हमें इसका बैकग्राउंड जानना चाहिए कि ये ऐसा क्यों किया गया। तो हमारे यहाँ पे यूएन के घोषित लक्ष्य हैं जिनको बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 है टोटल, 17 है, जिसमें जीविका, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल वगैरह इन सबको शामिल किया। उसमें से एक लक्ष्य है एसडीजी 04, जिसका है मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। वो शिक्षा तो साथ में होनी चाहिए, फिर भी उसमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसके लिए एसडीजी 4 एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य में अपने को आपको भारत अप स्किल दिखाने के लिए इस शिक्षा नीति में सुधार किए गए और एसडीजी 4 की इस लक्ष्य की पूर्ति की। ये पूछा गया है, ईएमआरएस का पेपर होता है, उसमें यह सवाल आया था कि शिक्षा नीति के पीछे मौलिक अवधारणा किस लक्ष्य से है, तो एसडीजी 04। ये भी ध्यान रखना। और है क्या ये, तो इसका नाम है सार्वभौमिक यूनिवर्सल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है, ये भी ध्यान रखना। और फिर इसमें भी ये सुझाव था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर जीडीपी का 6% तक खर्च करना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का 6%। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये दो ध्यान रखना। 6% लक्ष्य रखा गया है कि टोटल जीडीपी का जो बजट होता है, बजट में जीडीपी होती है अकाउंट, जीडीपी का टोटल का, जिसमें जीडीपी में टोटल केंद्रीय करों का 6% आपको शिक्षा पे खर्च करना है। तो ये बजट में बहुत बड़ा अच्छा प्रावधान है। और ये जब भारत अचीव करेगा ना, तो काफी स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में सुधर जाएगी। ठीक है, फिर इसके 5 है आधार स्तंभ। इनका क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, वो ध्यान रखना। पहले है, ये ऐसे याद करो, AAQE, ऐसे याद रखो इसको, AAQE। पहले ए का मतलब है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी और इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है भागीदारी, यहाँ ठीक है, इक्विटी या भागीदारी। तो इस आधार पर इसको AAQE ध्यान रखना। एक्सेस का मतलब होता है सभी बच्चों को इस शिक्षा के लिए पहुंचो, पहले उनको पहुंच सुनिश्चित करो। फिर उनमें वहनीयता, शिक्षा को वहनीय किफायती बनाना ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके उनको। और बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, जो हमारा आर्टिकल संविधान का, उसके तहत आरटीआई बनाया गया, RTE, राइट टू एजुकेशन। उसके तहत सभी को यह सुनिश्चित करना उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। पहली बात तो सभी बच्चों को शिक्षा के समान पहुंच सुनिश्चित करना, भौगोलिक सामाजिक बाध्यताओं हर बच्चे को स्कूल से दूर रखना। फिर आता है इक्विटी या भागीदारी। इसमें है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता प्रदान करना, हाशिए पर मौजूद वर्गों में समान भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, फिर है क्वालिटी, गुणवत्ता, रटने की बजाय समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट और अनुपातात्मक अधिगम पर बल देना, शिक्षा को परिणामोन्मुख बनाना। ठीक है, फिर अकाउंटेबिलिटी, ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने अभी धर्मेंद्र प्रधान जी को पता भी चल गया अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, तो उनको अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, स्व मूल्यांकन, उत्तरदायित्व की मजबूत भावना स्थापित करना, ये 5 इसके आधार स्तंभ है, वो ध्यान रखना। ये भी पूछा हुआ है, इनमें से एक नहीं डाल के पूछ लेगा निम्न में से कौन सा नहीं है। तो AAQE, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस और क्वालिटी और इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है भागीदारी या समानता। फिर है इसमें 10+2 के स्थान पर नया फॉर्मूला दिया गया है, वो 5+3+3+4 का। ये बहुत बार पूछा हुआ है,
रीट वगैरह में ये सीधा सीधा पूछ लिया था कि नया फॉर्मूला क्या है, इसकी जगह 5+3+3+4। तो ये ध्यान रखना। और ये 15 वर्षीय नया शैक्षणिक ढांचा व चरण है। इसके पहले स्थान पर पहले क्या था, तो 10+2 वाला सिस्टम था, उसको हटाकर 5+3+3+4 का नया बनेगा। सबसे पहला स्टेज होगा उसको बोल देंगे फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, ये दो भागों में होगा आगे से, एक होगा 3 से 5, एक होगा 5 से 8। ये दो भागों में अभी आगे पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, फिर है प्री पैटर्नरी स्टेज, और फिर मिडिल स्टेज और माध्यमिक स्टेज, ये चलेगा टोटल। तो 3 से 8 वर्ष के बच्चे इसमें भाग लेंगे। 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी बाल वाटिका के माध्यम से 1 से 2 की कक्षा। ठीक है, और लक्ष्य है खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करना इसमें। दूसरा प्री स्टेज 3 वर्ष के लिए होगी, 8 से 11 वर्ष और कक्षा 3 से 5। लक्ष्य खेलकूद और खोज आधारित अधिगम के साथ प्रारंभिक साक्षरता और गणितीय कौशल का विकास करना। ठीक है, फिर है मिडिल स्टेज जो 11 से 14, कक्षा 6 से 8, लक्ष्य विज्ञान गणित कला। तो हम देख रहे थे इसका जो नया ढांचा है वो क्या है। ठीक है, तो ढांचे से संबंधित ध्यान रखना, इसमें 3 तरह के ढांचे। पहले हमारे 10+2 सिस्टम था, इस 10+2 से सिस्टम बदल के कर दिया 5+3+3+4। ये एक तो सूत्र याद रखना, सीधा ही सूत्र पूछ लेता है, जैसे रीट में पूछा था ये सीधा सूत्र पूछ लिया था। लेकिन इसमें और भी ये जानकारी पहले इसलिए बता रहा हूं कि इसमें देखो एक चीज है कि इसमें टोटल जो नई शिक्षा नीति है उसमें भाग है, टोटल भाग हैं वो 4 है। ठीक है, 4 भाग हैं इसके। ठीक, 4 भागों में से सबसे पहला भाग ये माना जाएगा कि इसमें जो शिक्षा संबंधित है, पहला भाग है स्कूल शिक्षा से संबंधित शिक्षा, स्कूल शिक्षा। इसका भाग 1 होगा वो स्कूल शिक्षा, और दूसरा भाग होगा वो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। तीसरा भाग होगा इसका केंद्रीय मुद्दे, केंद्र विचार मुद्दे, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे या केंद्र विचार मुद्दे, ये इसका तीसरा भाग हो। और चौथा भाग होगा वो होगा इससे संबंधित क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, कि इसका क्या कैसे क्रियान्वयन करना है, वो इस नीति का कैसे क्रियान्वयन होगा। ये टोटल इसके भाग है वो 4 है, ध्यान रखना। और इसमें टोटल अध्याय है वो 27 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा सीधा। टोटल अध्याय कितने 27 है, भाग इसमें कितने 4 है। जो 1 से 8 तक है अध्याय है वो स्कूल शिक्षा से संबंधित है, जो हमारे सीधा डायरेक्ट सिलेबस में है, और इससे संबंधित पूछा जाएगा सीधा सीधा। रीट के लिए ये रामबाण बनेगा, और हमारे लिए भी जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बनेगा। तो ये इसमें संबंधित 1 से 8 तक तो आपको स्कूल शिक्षा के बारे में लिखा गया है। इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे ईसीसी, दूसरा FLN वगैरह, ऐसे इसके 8 अध्याय है, इस चैप्टर है 8, और इसके टोटल डिवीजन है, मतलब भाग कितने इसके, भाग इसके 4 हैं। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचार मुद्दे और क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन। और इसी के तहत हमने आगे देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए। और ये जो 1 से 9 से 19, 1 से 8 तक ये हो गया, 9 से 19 तक है अध्याय है वो हायर एजुकेशन से संबंधित है। उच्च शिक्षा में क्या बनेगा, 1 वर्ष का क्या, 1 वर्ष का डिप्लोमा में दे देंगे, 2 वर्ष की लेंगे वो 1 वर्ष का प्रमाण पत्र, 2 वर्ष का डिप्लोमा, 3 वर्ष की डिग्री, ये इस आधार पर बांटा गया है इसको। ठीक है, वो उच्च शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुआ वो उससे संबंधित है। केंद्रीय विचार मुद्दे 19 से 24 तक, 19 से 24 तक इसमें केंद्रीय विचारणीय मुद्दे रखे गए हैं कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। सॉरी 20 से 19 यहाँ आ गया, 20 से 24 तक इसमें केंद्रीय विचारणीय मुद्दे रखे गए। और लास्ट है उसमें रखा गया 25 से 27, ये है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, इसमें कैसे क्रियान्वयन करना, कौन से अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी, इससे संबंधित वो सारे मुद्दे किसे इसमें रखे हुए हैं भाग 4 में। ठीक है, तो एक बेसिक जानकारी इसके बारे में पहले क्लियरिटी रखें। फिर हम पढ़ते हैं ये मिडिल स्टेज वाला, ये ध्यान रखना। फाउंडेशन स्टेज है, ये 2 भागों में होगी फाउंडेशन स्टेज।
एक तो बोलते हैं औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी या बाल वाटिका इनके माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, फिर इसमें हो जाएगी औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा ये होगी कक्षा 1 व 2। कक्षा 1 व 2 इसमें औपचारिक शिक्षा में हो जाएगी, जहां से स्कूल प्रारंभ हो जाएगी। और इससे पहले इसको खेल कूद की जानकारी, ऐसे खेल खेल के माध्यम से सिखाना, सामान्य अक्षर ज्ञान की जानकारी उसको आंगनबाड़ी व बाल वाटिका के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, तो 3 से 5 वर्ष का होगा ना, तब तक तो वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। फिर 5 से 6 से 8, 6 से 7, 7 से 8, ये 2 साल है वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करेगा स्कूल के माध्यम से। फिर पैटर्नरी स्टेज आ जाएगी 3 वर्ष के लिए, वो 8 से 11 वर्ष का हो जाएगा आयु का, और कक्षा उसकी 3 से 5 हो जाएगी। ये पूछा जाता है, इनका ध्यान रखना, किस में कौन सी कक्षा है या किस में कौन सा भाग होगा। तो 8 से 11 वर्ष के लिए वो 3 हो जाएगा, और 3 से 5 वर्ष के लिए ये इसमें खेल खेलकूद की खोज आधारित अधिगम, प्रारंभिक साक्षरता ज्ञान, गणित कौशल सुदृढ़ करना है। ठीक है, फिर आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष, 6 से 8 के लिए विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञान और मानविकी के अमूर्त उदाहरणों का परिचय देना, उसको जानकारी देनी। ठीक है, फिर होती है माध्यमिक स्टेज, जिसमें 14 से 18 वर्ष का होगा, उससे 9 से 12 तक की तुलाई नहीं। इसमें विषयों को चुनाव, अत्यधिक लचीलापन, संकाय विभाजन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आर्ट्स का कॉमर्स में, कॉमर्स का आर्ट्स में पढ़ सकता है, या कॉमर्स और आर्ट्स में साथ में भी पढ़ सकता है। इसका आलोचनात्मक सोच और बहु विषय अध्ययन पर बल दिया जाएगा, ताकि उसका जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अगला है इसके सब एक थोड़ी छोटी सी जानकारी। इसमें पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। इसके तहत मतलब सारों के लिए इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले यह देख लो, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने शुरू किया, वो पीएम श्री स्कूल है। ठीक है, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का शुभारंभ इसके पहले चरण में 14,500 स्कूलें खोले जाने की योजना है। ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी, कम से कम एक ब्लॉक में 2 बनाई जाएगी। तो राजस्थान में टोटल 358 ब्लॉक है, और प्रत्येक पर देश में पूरे 358 ब्लॉक है, प्रत्येक पर 2 बनाई जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 700। तो राजस्थान में टोटल 716 स्कूल हो जाएगी। 358 ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 2 बनेगी, तो 2 × 716। और इसका अब हम इसका चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। पहला कौन सा भाग है? भाग 1। भाग 1 इसका नाम है स्कूल शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, और उससे संबंधित उसका अध्याय है वो 1 है। इसको नाम दिया ECCE। वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चाओं में हर कोई डिप्लोमा कर रहा है ECC का, तो इसका पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, पूछ लेगा सीधी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, इसमें लक्ष्य है 2030 तक 3 से 8 वर्ष बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ECC पहुंच सुनिश्चित कराना। NCPCC राष्ट्रीय स्तर पर एक सुसंगत पाठ्यचर्या का निर्माण करना। अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी बाल वाटिका के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। और फिर ये 2 हो जाएगी, ये अनौपचारिक शिक्षा इसमें हो जाएगी। औपचारिक शिक्षा के लिए वो 6 से 8 वो चला जाएगा स्कूल में, जिसमें होगी उसमें कक्षा 1 व 2। फिर इसमें एक और FL फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक, प्रारंभिक संख्या ज्ञान देना उसको, और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए। इसमें एक तो एक है बुनियादी साक्षरता और संख्या गणित सुनिश्चित करना, और निपुण भारत मिशन, इस राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से FL लक्ष्य पूरा किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, इनके आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाए, जिसमें कक्षा 1 प्रोफेशनल लेवल वाले नवजात बच्चों को औपचारिक शिक्षा में डालने के लिए 12-1-12-3 से विशेष कार्यक्रम चलाना होगा। ठीक है, ताकि वो इस एजुकेशन सिस्टम के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर ले। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलेगा, जिसके तहत उसको तैयार करना है कि वो स्कूल आने के लिए शुरू हो जाए। ठीक है, फिर इसमें अध्याय 3 है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन करना है इसका। तो इसके लिए एक GR व उसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 100% पहुंचना। GR का मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब सकल नामाकरण अनुपात।
बढ़ाना है इसको। टोटल अनुपात कितना रखना है, 100% करना है। कब तक करना है, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 100% कर देंगे ताकि नामांकन है वो जीरो हो जाए, कोई बिना नामांकन के नहीं रहे। सब बच्चे, जो बच्चा जन्म लेगा वो नामांकित होना चाहिए स्कूल के अंदर या बाल वाटिका के। ठीक है, फिर इसमें अध्याय 4 है, वो है पाठ्यक्रम एवं परीक्षा सुधार। मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर कम से कम 5 और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा देना। ठीक है, संकाय विभाजन की समाप्ति, कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच में कोई कड़ा अलगाव नहीं होगा और त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा और 3 भाषाओं में विकल्प दिया जाएगा जिसमें कम से कम भारतीय भाषाएं होनी, जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए और एक कोई भी चुन सकता है, इंग्लिश वगैरह, आप जो जिसको कंफर्टेबल लगे। और बोर्ड परीक्षा में ढील देगा। छात्र तनाव मुक्त करने के लिए परीक्षाएं 2 बार होगी, एक तो मुख्य परीक्षा होगी, एक सुधार परीक्षा होगी। 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ठीक है, फिर है मूल्यांकन और राष्ट्रीय आंकलन के लिए बनाया गया परख नाम से। ठीक है, परख की फुल फॉर्म देख लेना, याद करना, इसको बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस नाम से एक राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा जो सभी परीक्षाओं के मूल्यांकन एक जगह रखने की कोशिश होगी। ठीक है, इसमें 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और इसके लिए हमने शुरू भी कर दी, अपार आईडी बनाई थी। अपार आईडी के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन, इसमें एक बच्चे के क्लिक करते ही उस सारा रिपोर्ट कार्ड उसके सामने आ जाएगा और ये राष्ट्रीय स्तर बनेगा। प्रारंभिक कार्ड के स्थान पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। छात्र का स्वयं आंकलन, सहपाठी, शिक्षक मूल्यांकन तीनों इसमें शामिल होगा। उसका एक बनेगा पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो के माध्यम से उसकी सारी चीजें देखी जाएगी कि वो बच्चा किसमें खेल में भी अच्छा है या और अदर एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, उस चीजों को भी ध्यान रखा जाएगा। राजस्थान में आंकलन प्रकोष्ठ, राजस्थान आंकलन प्रकोष्ठ प्रदिशा निर्देशों आंकलन प्रकोष्ठ असेसमेंट सेल की स्थापना की गई है। इसका संचालन RCT, ये देखो ये सवाल सीधा पूछ लेगा कि परख के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में क्या बनाया गया, तो इसमें लिखना आंकलन प्रकोष्ठ असेसमेंट सेल बनाई गई है और इसकी निदेशक है वो RSCRT है। ठीक है, फिर है शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानक अध्याय 5। ठीक है, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड शुरू लगेगी, ये वो बाकी 2 ईयर की ये सारी बीएड खत्म हो जाएगी, केवल वो 4 ईयर बीएड रहेगी 2030 तक। 2030 के बाद में ये डिग्री अनवैलिड हो जाएगी। जो इनवैलिड मतलब जो जिन्होंने कर रखी है वो होगी, बाकी सरकार करवाना बंद कर देगी अपनी तरफ से। गवर्नमेंट ये 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो बीएड का चलता है वो उसको पूर्णतः खत्म कर देगी। इसकी जगह 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स लाया जाएगा। और छात्र शिक्षक अनुपात सामान्य क्षेत्रों में 30:1 होना अनिवार्य है। शैक्षिक रूप पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक में वंचित वर्गों के वहां अध्ययन 25:1 अनुपात रखा गया है। ये भी पूछ सकते हैं कितना रखा जाएगा। NCT है कि शिक्षक शिक्षा और शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन तैयार की जाएगी जो शैक्षणिक मानकों पर आधारित होगी। ये देखो ये ध्यान रखना, इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसके लिए तैयार किया जाएगा। टीचरों को कैसे पढ़ाना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, फिर है सतत एवं वैश्विक CPD का समान, इसमें यह देखा जाएगा टीचर का कैसे रोल है, उस टीचर के रोल को देखा जाएगा कि वह टीचर को एक व्यवसायिक कैसे बनाए जा सकता है। व्यवसायिक इन द सेंस अपने प्रोफेशनलिज्म में कैसे वो आगे रह सकता है। टीचर का प्रोफेशनलिज्म बहुत मायने रखेगा। तो इसके लिए 50 घंटे का CPD आधारित प्रशिक्षण, शिक्षकों को व्यवसायिक कौशल आधुनिक शिक्षण विधियों का अनुवादन कराने के लिए शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 घंटे की ट्रेनिंग होगी CPD के माध्यम से। इस CPD के माध्यम से हर बार उसको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। शिक्षकों का सामाजिक सम्मान होगा। शिक्षा की धुरी है, नीति इसको मानती है और शिक्षा में केंद्र शिक्षक है, समाज उसके समान शिक्षित पुनः स्थापित किया जाएगा। जो भी वर्तमान में टीचरों का जो सम्मान गिरा है उसको वापस बढ़ाया जाएगा। और योग्यता आधारित विकास, शिक्षकों को स्थानांतरण पारदर्शी बनाए जाएंगे। करियर में उनकी प्रमोशन पूरी तरह से योग्यता आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शिक्षकों का पूरा जैसे परख बनेगा बच्चों के लिए, बच्चों का सारा उसमें पोर्टफोलियो रहेगा, किस बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस रही है, कौन सी क्लास में इसने क्या आधारित किया, उसी आधार पे शिक्षकों के लिए CPD बनेगा जिसके माध्यम से टोटल टीचरों का क्या क्या उनका योगदान है, उनका रिजल्ट क्या रहा, उस रिजल्ट के आधार पर शिक्षकों को
प्रमोट किया जाएगा या डिमोट किया जाएगा, उसके आधार पर उनकी सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह सभी इसी पर्क के माध्यम से, सॉरी इसके वैसे इसी का सीपीडी के माध्यम से लगेगा। फिर है समग्र मूलक और समावेशी शिक्षा अध्याय 6, विशेष शिक्षा क्षेत्र सेज बनाए जाए। जैसे इकोनॉमी में सेज पढ़ते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे इसमें क्लस्टर बनाए जाएंगे, क्लस्टर निर्माण किया जाएगा। जैसे मान लो अगर कोई एक ब्लॉक या एक पंचायत स्तर पर एक कोई स्कूल है, उस स्कूल में जितने भी स्कूल आएगी एक नोडल बना देंगे जो पंचायत के अंदर मुख्यालय पर स्थित होगी, और उसके आसपास में जो जो प्राइमरी या मिडिल स्कूल होगी वो इसके अंडर में आएगी, और ये एक पूरा क्लस्टर हो जाएगा। इस क्लस्टर में ये होगा, मान लो इसमें कोई टीचर की कमी है तो यहाँ से ये टीचर इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इस फ्लेक्सिबिलिटी की जाएगी। मान लो कोई इस गांव के स्कूल में टीचर नहीं है और यहाँ पे वो टीचर अवेलेबल है, तो उस टीचर की जिम्मेदारी बनेगी वो वहां जाके पढ़ा सकता है। ऐसे समूह बनाए जाएंगे। जैसे इन्होंने सरकार ने अभी इसमें कृषि में एग्रीकल्चर में क्लस्टर बनाए हैं कि एक क्लस्टर बना दिया कि मान लो इस क्लस्टर में इसी प्रकार की खेती की जाएगी। मान लो चावल की खेती करने वालों का एक क्लस्टर हो गया, गेहूं की खेती करने वालों का एक क्लस्टर हो गया, वैसे ही क्लस्टर बनाने की सुविधा इसमें शुरू की जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि सेज वैसे इसके लिए यूज किया जाता है इकोनॉमिक दृष्टि से, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े शिक्षा से इसमें से एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे जिनको हम क्लस्टर बोल सकते हैं। और जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, देश में सभी बालिकाओं को ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणात्मक शिक्षा के लिए फंड घटाना, और CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड वालों को विशेष आर्थिक बच्चों को दिलाने के लिए अनुकूल सामग्री प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। और इसी के तहत आपकी ये भर्ती आई है कि इसी शिक्षा में यह सबसे कहा गया कि एक कम से कम एक विशेष शिक्षक हर स्कूल में होना जरूरी है, और इसके आधार पर ही वर्तमान में आपकी यह भर्ती कर गई है। फिर SDG समूह, सामाजिक आर्थिक वंचित समूह, सोशियो इकोनॉमिक डिसक्रेडिटेड ग्रुप के बच्चों की शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स में विद्यालय परिसर में अध्याय 7, ऐतिहासिक उत्पत्ति स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा। सबसे पहले कोटारी आयोग, सबसे पहले ध्यान रखना क्लस्टर के बारे में किसने जानकारी दी, क्या हर स्कूल का एक क्लस्टर होना चाहिए, उसने कोटारी आयोग ने किया था, लेकिन उन्होंने उस समय लागू नहीं किया। 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में भौगोलिक में स्थित रूप में 5 से 10 किलोमीटर स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और संसाधनों का साझा उपयोग, इसमें बड़े खेल मैदान, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, मतलब किसी मिडिल स्कूल में प्रयोगशाला नहीं है तो वो उस क्लस्टर के स्कूल में जा सकता है, और वहां से अगर कोई टीचर है तो वो वहां जाके भी पढ़ा सकता है इस आधार पर। फिर SAMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, और संसाधनों कुशल प्रबंधन और स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति का मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। SMC हटाकर ये नई कमेटी बनाई जाएगी जो स्कूल के जो भी संसाधन है, भौतिक संसाधन जिनके माध्यम शिक्षा में यूज हो सकता है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर अध्याय 8 है, राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा होगा। सबसे पहली होगी स्कूल शिक्षा विभाग, जो डिपार्टमेंट है सो स्कूल एजुकेशन नीति निर्धारक एवं स्रोत राज्य स्तरीय अंग। ये तो आपको बताइए, इसमें इसका अध्यक्ष होगा शिक्षा मंत्री होगा, ठीक है। फिर स्कूल शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टर स्कूल नीतियों को वास्तविक क्रियान्वयन, संचालन और जमीनी मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होगा, जो बीकानेर है हमारा, ठीक है। फिर एक SIT होगी, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, राज्य स्तर पर अकादमिक कार्यों और पाठ्यक्रम विकास शिक्षण प्रशिक्षण नेतृत्व करना, और RICT उदयपुर, ठीक है। फिर आगे SSA है, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म स्कूल मानक निर्धारण, ये एक संस्था बनाई जाएगी जो स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड बनाएगी, किसी स्कूल के लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए इन मानकों का निर्धारण करेगी, और स्कूल शिक्षा के न्यूनतम मानक लागू को बनाने करने के लिए प्रत्येक राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी किया जाएगा, जो सरकारी और निजी स्कूलों मानकों का नियमन करेगा। अब इसमें टीचर होगा, जो स्कूल का पहले एक लेक्चरर जाता था RTI वगैरह नियमों के तहत कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होते हैं नहीं होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन अब ये सारा काम किसको दे दी गया, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वो इसके काम करेगी। और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच तकनीकी एकीकरण नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जाएगा, और स्वयं दीक्षा दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने के ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ क्रियान्वयन स्नातक UG में बड़ा बदलाव, राजस्थान में नीति का क्रियान्वयन, 7 दायित्व की भागीदारी, राजस्थान में 7 जिला प्रशिक्षण डाइट की सेवा मंच से राष्ट्रीय
ECC एनसीएफ ऐसी मतलब स्कूल एजुकेशन, NCFT मतलब टीचर एजुकेशन, NCPA मतलब एडल्ट एजुकेशन। NCF ECC मतलब प्रारंभिक बाल्य देखभाल के लिए, NCF होगा शिक्षक शिक्षा के लिए, NCF होगा टीचर शिक्षा के लिए और NCF होगा प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट शिक्षा के लिए। और 6 प्रशासनिक समूह होंगे। राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सुचारू लागू करने के लिए 6 समूहों का गठन किया गया है। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, ये सार्थक, सार्थक क्या है? सार्थक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना ना, ये पूछा हुआ है। सार्थक, सार्थक एक लाइन में याद रखना, सार्थक वो दिशा निर्देश है जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप राजस्थान में विभिन्न परिवर्तन किए जाएंगे। युवा और प्रौढ़ शिक्षा राज्य में 2023 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और यूजी स्नातक में बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकास प्रणाली, एक बार प्रवेश ले सकते हो और वापस निकल भी सकते हो। उसमें 1 वर्ष पूर्ण होने पर आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे और आप जा सकते हो। अगर बीच में कोई छोड़ना चाहता है कि मैं 1 वर्ष पढ़ूंगा, तो 1 वर्ष बाद में उसको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। कोई डिग्री के लिए प्रवेश किया उसने तो उसको एक सर्टिफिकेट देके वो जा सकता है। 2 वर्ष अगर उसने कंप्लीट किया तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 वर्ष वो कंप्लीट करेगा तो एक डिग्री प्रदान की जाएगी। और 4 वर्ष उसमें शोध रिसर्च का स्नातक डिग्री दी जाएगी। MPhil की समाप्ति हो जाएगी। उच्च शिक्षा में MPhil पाठ्यक्रम को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। ABC होगा एकेडमिक बैंक क्रेडिट, छात्रों को डिजिटल क्रेडिट और सुरक्षित अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। फिर इसमें जैसे में आ गया, बस ये है। फिर हम अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस एजुकेशन पॉलिसी का राजस्थान में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और राजस्थान सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, वो हम छोटा सा एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये क्लास लंबी हो जाएगी, इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।